सभी विद्यार्थियों का YouTube की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिकार्डो का सिद्धांत। रिकार्डो एक क्लासिकल अर्थशास्त्री थे और इन्होंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी थ्योरीज दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी दी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में भी थी। इनका योगदान सराहनीय है अर्थशास्त्र में। रिकार्डो का जो सिद्धांत है आज हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के संदर्भ में पढ़ेंगे कि विकास के लिए रिकार्डो ने क्या थ्योरी दी, डेवलपमेंट के लिए उनके क्या विचार थे, आज हम पढ़ेंगे। डेविड रिकार्डो, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1772 से 1823 तक था, 1772 से 1823 तक था। डेविड रिकार्डो का जीवन बहुमुखी व्यक्तित्व वाला था। ये बहुमुखी व्यक्तित्व वाला इसलिए था क्योंकि ये एक सांसद भी रही हुई हैं, एक ब्रोकर भी रही हुई हैं, एक किसान भी रही हुई हैं, तो बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी थी। वे अपनी तर्क शैली तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी जो एनालिटिकल पावर है और जो उनकी तर्क करने की क्षमता है उसके लिए वो फेमस हैं। विकास के बारे में उनके विचार, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ ग्रीन कलर में हाईलाइट की हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। कई बार नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसने दी है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में पुस्तक लिखी थी किसने? डेविड रिकार्डो ने। उसमें इन्होंने विकास के संदर्भ में अपने विचार दिए हैं। एडम स्मिथ का ध्यान राष्ट्रों की संपत्ति की ओर रहा है। मैंने जो पहले आपको लेक्चर्स पढ़ाए थे तो उसमें एडम स्मिथ के बारे में बताया था। उनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उनका ध्यान जो है ना वो संपत्ति की ओर रहा है एडम स्मिथ का, जबकि रिकार्डो का ध्यान आय वितरण तथा विदेशी व्यापार पर अधिक केंद्रित रहा है। लेकिन जो रिकार्डो का ध्यान है वो आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड पर अधिक केंद्रित रहा है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिकार्डो का फोकस किस पर रहा है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन ट्रेड। मान्यताएं, भूमि का उपयोग केवल एक वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। डेविड रिकार्डो ये मानते थे कि भूमि केवल और केवल एक वस्तु के उत्पादन के लिए बनी है जिसका नाम है मक्का। भूमि के संदर्भ में गिरते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। जो भूमि है उसमें गिरते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है। मतलब जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाले जो रिटर्न्स है वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। भूमि की पूर्ति स्थिर है, जो भूमि की सप्लाई है वो क्या है? लिमिटेड है। हम भी जानते हैं कि भूमि स्थिर है। सभी श्रमिक निर्वहन मजदूरी दर पर कार्य करते हैं। जितने भी श्रमिक हैं वो निर्वहन मजदूरी दर पर कार्य करते हैं। तकनीकी स्थिर रहती है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। श्रम की मांग पूंजी संचय पर निर्भर करती है। श्रम की मांग जो है वो पूंजी संचय पर निर्भर करती है। पूंजी संचय का परिणाम लाभ होता है। यदि हम कैपिटल एक्यूमुलेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो लाभ है। ये सब मान्यताएं हैं किसकी? रिकार्डो के सिद्धांत की। इसका मैंने आपको PDF भी शेयर कर दिया है, आप डायरेक्टली नोट डाउन भी कर सकते हैं। पूंजी संचय का परिणाम लाभ होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मार्केट में कैसी प्रतियोगिता पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मक्के की मांग पूर्णतः बेलोचदार है। जो डिमांड ऑफ कॉर्न है वो कैसी है? कंप्लीटली इनइलास्टिक है। ये सब थी मान्यताएं किसके? रिकार्डो के सिद्धांत की। अब हम आगे की ओर चलते हैं। उत्पादन के साधनों में क्या संबंध है? नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। रिकार्डो ने उत्पादन के 3 साधन बताए हैं। रिकार्डो ने कहा है कि उत्पादन के 3 साधन हैं। एक तो होता है भूस्वामी, जो लैंडलॉर्ड होता है। एक होता है पूंजीपति और तीसरा होता है श्रमिक वर्ग, जो लेबर क्लास हैं, कैपिटलिस्ट हैं और लैंडलॉर्ड हैं। इन्होंने 3 साधन बताए हैं उत्पादन के, और रिकार्डो ने कहा है कि इनमें रिलेशन भी पाया जाता है, इनमें अंतर संबंध बताया है। रिकार्डो के अनुसार मक्के का कुल उत्पादन तीनों साधनों को दी जाने वाली कीमत के रूप में विभाजित किया जाता है। रिकार्डो ने कहा है कि मक्के का जो उत्पादन है वो तीनों साधनों को कितनी कितनी कीमत दी जाएगी। अब आपको पता है कि जो लेबर क्लास है उसको हम मजदूरी देते हैं, पूंजीपति है उसको इंटरेस्ट मिलता है, और जो भूस्वामी है उसको लगान मिलता है। तो इन तीनों को बराबर बराबर जैसे जैसे प्रोडक्शन होता है उस अमाउंट में हम कीमत दे देते हैं।
श्रमिक वर्ग को मजदूरी दी जाती है, पूंजीपति को ब्याज प्राप्त होता है तथा भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई लगान किसे कहते हैं। भूमि के उपयोग के प्रतिफल को लगान कहते हैं। जो लैंड है उसको हम उपयोग करेंगे, उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो प्रतिफल मिलेगा, उसे हम लगान कहेंगे। इसका आकलन भूमि पर कार्य कर रहे श्रमिक के औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन के अंतर को कहते हैं। भूमि पर कार्य कर रहे श्रमिक के औसत उत्पादन को कहते हैं एपी और सीमांत उत्पादन को कहते हैं एमपी। एपी और एमपी का जितना अंतर होगा तो हमें क्या मिलेगा? लगान मिलेगा। लगान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेंट। क्या मिलेगा? लगान मिलेगा। प्रति इकाई लगान बराबर एपी माइनस एमपी, और कुल लगान अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम इंटू एल कर देंगे, लेबर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि लाभ क्या होता है। लाभ उद्यमी द्वारा जोखिम उठाने पर होने वाले प्रतिफल को लाभ कहते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, यदि वो जोखिम उठाएगा, अगर हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या लेना होता है? रिस्क लेना होता है। बिना किसी रिस्क के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जोखिम उठाने पर जो प्रतिफल मिलेगा उसे कहेंगे हम लाभ। और इसका भी आकलन कैसे किया जाता है? सीमांत उत्पादन तथा मजदूरी दर के अंतर से किया जाता है। जितना सीमांत उत्पादन है और जितनी मजदूरी दर है, उसका अगर हम अंतर करेंगे तो हम क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब देखिए, एक स्टेशनरी स्टेट की बात होती है हमेशा कि स्टेशनरी स्टेट क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि स्टेशनरी स्टेट की अवस्था किसे कहते हैं। देखिए, एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है? लेबर है। वाई अक्ष पर क्या है? उत्पाद है, कीमत है, मजदूरी है। प्रोडक्ट है, कीमत है और मजदूरी है। ओ से लेकर एल तक, यहाँ तक ये क्या है? श्रमिकों की संख्या है। ओ से लेकर एल तक श्रमिकों की संख्या है। और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के अंतर को क्या कहते हैं? किराया कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि रेंट कैसे डिसाइड होता है? एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट कहाँ तक है? Z से लेकर L तक एवरेज प्रोडक्ट है और Y से लेकर L तक मार्जिनल प्रोडक्ट है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? रेंट होगा। इस प्रकार किराए को ये पूरा एरिया RPZY से दर्शाया गया है। कुल मजदूरी कितनी है? OWXL। कुल उत्पाद से किराया तथा मजदूरी, जब हम किराया दे दिया और मजदूरी दे दी तो लास्ट में रिमेनिंग क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा। जैसे उत्पादन बढ़ता है, श्रम का सीमांत उत्पाद घटकर निर्वाह मजदूरी L1 के बराबर हो जाता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जो सीमांत उत्पाद है, एक इकाई अधिक लगाने पर जो प्रोडक्शन है वो घट जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा? वेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यदि वो वेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या आएंगे यहाँ पर? ज़ीरो, क्योंकि वेजेस का एरिया कितना हो जाएगा? OW यहाँ तक हो जाएगा, ये पूरा एरिया। ठीक है, और ये इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? रेंट। तो प्रॉफिट तो है ही नहीं, प्रॉफिट की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। संतुलन अवस्था L1 में कृषि में लाभ समाप्त होने के कारण पूंजी का आकर्षण उद्योगों की ओर बढ़ जाएगा। जो कैपिटल का आकर्षण है वो कहाँ जाएगा? उद्योगों की ओर जाएगा, और जिससे उद्योगों में पूंजी की मात्रा बढ़ जाएगी और उद्योगों में प्रतियोगिता के कारण लाभ का स्तर वहाँ भी घट जाएगा। जहाँ यदि हम पूंजी की ओर जाएं, उद्योगों की ओर जाएं, तो वहाँ पर भी क्या होगा? कंपटीशन होगा और लाभ का स्तर घट जाएगा। रिकार्डो के अनुसार मजदूरी शांति को भंग करती है। रिकार्डो कहते हैं कि जो मजदूरी है वो शांति को भंग कर देती है। जब मजदूरी बढ़ती है तो लाभ शून्य हो जाती है। जैसे ही मजदूरी बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो गई? यहाँ पर ज़ीरो हो गई और पूंजी संग्रह रुक जाएगा, जिसे गतिहीन अवस्था कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गतिहीन अवस्था। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि रेंट कैसे डिसाइड होता है? एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट। वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस वेजेस। और जैसे ही जो वेजेस है वो सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर होती हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो सब्सिस्टेंस वेजेस के बराबर होता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस स्टेज को क्या कहते हैं? गतिहीन अवस्था कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं।
उपरोक्त विवरण को संक्षिप्त रूप से इस प्रकार बताया गया है। रिकार्डो का विकास सिद्धांत पूंजी, जनसंख्या तथा उत्पादन में संबंधों को स्थापित करता है। जो रिकार्डो का विकास सिद्धांत है वो पूंजी में, जनसंख्या में, उत्पादन में संबंध को स्थापित करता है, जिनके आधार पर किराया, मजदूरी, लाभों की व्याख्या की गई है। ये संबंध भविष्यवाणी को सिद्ध करते हैं, जिसके अनुसार गतिहीन अवस्था का आरंभ होता है। अब देखिए इसकी आलोचनाएं क्या क्या हुई। आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है तो उसके प्रॉफिट भी हैं, लॉस भी हैं, उसकी तारीफ भी होती है और आलोचना भी होती है। तो घटते प्रतिफल नियम के प्रचलन की आलोचना की गई है। ये जो कहते हैं ना, रिकार्डो का सिद्धांत कहता है कि रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, डिमिनिशिंग मिलते हैं, तो उसकी आलोचना की गई है। रिकार्डो का सिद्धांत घटते प्रतिफल नियम पर आधारित है। उसके किराए सिद्धांत स्पष्ट है कि यह नियम कृषि पर लागू होता है कि सप्लाई क्या है, भूमि की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जैसे जैसे उस पर प्रोडक्शन करते जाएंगे तो रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे। लेकिन आधुनिक तकनीकी विकास ने इस नियम को झूठा साबित किया है। आप जानते हैं कि अब जो हमारी एग्रीकल्चर है वो भी हरित क्रांति पर बेस्ड है। बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं हम। भारत में हरित क्रांति और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक ऐसा उदाहरण है जो घटते प्रतिफल के नियम को नकारती है। नेक्स्ट है माल्थस का जनसंख्या नियंत्रण आलोचना का शिकार है। रिकार्डो का विकास सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है, परंतु वर्तमान समय में ये कम उपयुक्त है क्योंकि आजकल की सरकारें जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। लोग भी बहुत अवेयर हैं, तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जा रहा है। काल्पनिक मान्यताएं। रिकार्डो का सिद्धांत पुरातन सिद्धांत है। बहुत सारी काल्पनिक मान्यताएं, जैसे इसने कहा है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए, घटते प्रतिफल के नियम पर आधारित है। ये सभी मान्यताएं जो है सामाजिक परिवर्तनों के कारण लागू नहीं होती। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष क्या है, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं हम इससे? तो इन रूढ़ियों के बावजूद रिकार्डो का सिद्धांत आर्थिक विचार की असाधारण उपलब्धि है। ये सभी रूढ़ियाँ जो हमने पढ़ी, जो हमने सुनी, जो हमने देखी, उसके बावजूद आर्थिक विचार की असाधारण उपलब्धि है। यह सिद्धांत विकास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। कोई भी सिद्धांत है, देखिए अगर नींव ना हो तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो जो एडम स्मिथ है, रिकार्डो हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की नींव डाली है, जिसके आधार पर हमने कुछ चेंजेस करके अब नए सिद्धांत लागू किए हैं। प्रथम, जब विकास अग्रसर होता है तो उत्पादन साधनों के अनुपातिक हिस्से को निर्धारित करने में सहायता करता है। दूसरा, ये सिद्धांत अर्थव्यवस्था को गतिशील मानता है। ये कहता है कि इकोनॉमी क्या है, गतिशील है, डायनेमिक है। समय के साथ अर्थव्यवस्था में बदलाव आते रहते हैं जब तक अर्थव्यवस्था गतिहीन अवस्था में नहीं पहुंच जाती। तीसरा, यह विश्लेषण विकास तत्वों जैसे पूंजी, संचय, जनसंख्या, लाभ, मजदूरी, किराया आदि के महत्व पर प्रकाश डालता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि रिकार्डो सिद्धांत आर्थिक विचार के संगठित ढांचे को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।